हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रूही। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं बायोलॉजी एंड साइंस के वीडियोस बनाती हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट बायोलॉजी या साइंस की प्रिपरेशन करना चाहता है वो मेरे चैनल पर विजिट कर सकता है। और मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो कि अब बहुत पहले से ही अपलोड हो रहे हैं। और अब मैं थ्योरेटिकल पार्ट्स अपलोड कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे MCQs भी अपलोड करके रखे हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसे देखिएगा। जितने भी लोग टीचिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आपका TGT है, PGTs है, LT ग्रेड है, NJSA लेक्चरर है, DSSB है, अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, वो उसको श्योरली और यहाँ पे आकर के विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे आइए और चैनल को प्लीज़ लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए एंड टीचिंग को मोटिवेट भी करिए। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने कहा था कि मैं इवोल्यूशन स्टार्ट किया था मैंने, और मेरा इवोल्यूशन का एक चैप्टर अपलोड हो चुका है, एक टॉपिक अपलोड हो चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं। और आज अब मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ रही हूँ और इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो भी आपको यहाँ पे लेक्चर या कंटेंट मिलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। आप खुद आप इस डिफरेंस को फील करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी यहाँ से जो जो मैंने यहाँ पे टॉपिक ले रखा है उस पर ऑलरेडी ये इम्पोर्टेंट लिखा ही हुआ है। ये बुक का जो भी मैंने बुक चूज़ की है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी बुक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ये सबसे पहले होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप जो है, और ये यहाँ पे हमें जो एवोल्यूशन का जो प्रमाण मिलता है या एविडेंस मिलता है, ओके, ये उसके बारे में बताता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑस्ट्रिच एंड रिया, ओके, ऑस्ट्रिच एंड रिया, ये जो दो बर्ड्स हैं, ये कैसी बर्ड्स हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं और ये सेपरेट ऑर्डर में रखी गई हैं। ओके, ये सेपरेट ऑर्डर में रखी गई हैं और इसका क्या मतलब है फ्रेंड, देखिए ये दोनों हैं तो फ्लाइटलेस बर्ड, बट इनके ऑर्डर सेपरेट हैं। और ये क्या होती हैं, ये पैरासिटाइज की जाती हैं, इसको ये पैरासिटाइज की जाती हैं और किसी एक आइडेंटिकल स्पीशीज़ जो है टेपवर्म की उससे, और या तो फिर दो आइडेंटिकल स्पीशीज़ हैं फेदरमाइट्स की उससे। आई मीन ये जो होते हैं ये इन बर्ड्स पे पैरासाइट्स होते हैं। अब ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये किसी भी और अदर बर्ड्स पे नहीं होते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटी है पैरासाइट्स की, ठीक है, ये जो सिमिलैरिटीज़ है या समानता है पैरासाइट्स की, जो कि ये शो करती है कि जो ऑस्ट्रिच और रिया हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, कि पैरासाइट से भी एवोल्यूशन का पता लगाया जा रहा है। नाउ अब ये जो रिलेशनशिप है, ओके, ये कैसे है, ये जो रिलेशनशिप है ये ब्लड प्रोटीन्स के बीच में है और ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो एवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप है इसको इंडिकेट कर रही है। और चूंकि ये ब्लड से रिलेटेड है तो ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग सीरोलॉजी में स्टडी करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सीरोलॉजिकल रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डोलोज लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। ओके, तो ये डोलो ने लॉ दिया हुआ था, डोलो का लॉ है ये एक बेल्जियन पैलियोंटोलॉजिस्ट थे और 1893 में इन्होंने क्या कहा था, क्या स्टेटमेंट दिया था इन्होंने कहा था कि ये जो एवोल्यूशन है वो इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन है एनवायरनमेंट में, ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिन है ऐसे इन्वायरमेंट में जिसमें कि एवोल्यूशन होता है उसको कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। ओके, यानी कि किसी भी इन्वायरमेंट में या जिस इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें जो ओरिजिन हो चुका है एवोल्यूशन का वो कभी भी वापस नहीं कर सकते, वो कभी भी वापस नहीं आ सकता, इसीलिए इरिवर्सिबल हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोप्स लॉ में, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। कोप्स लॉ में बर्गमैन्स लॉ का, एलेंस लॉ का, ग्लोगर्स रूल, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए जो एनिमल्स होते हैं, कोप्स लॉ क्या कहता है, ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है, इनकी टेंडेंसी ये होती है कि ये एवोल्यूशन में अपने साइज़ को बढ़ाते हैं। इनकी छोटा एनिमल था फिर उसके बाद वो बड़ा होता गया एवोल्यूशन में, ये कोप्स ने कहा कि एनिमल की ये टेंडेंसी है कि ये अपने साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। ना ओवल्यूशन जो होता है वो जायंट स्क्विड्स प्रोड्यूस करता है। एवोल्यूशन में जायंट स्क्विड्स प्रोड्यूस हुए, जायंट क्लैम्स प्रोड्यूस हुए, जायंट रेप्टाइल्स प्रोड्यूस हुए, डायनासोर्स एंड जायंट मैमल्स, ओके, लाइक मैमथ जैसे है। तो ये क्या है, और फिर फाइनली क्या हुआ, ये सारे जो जायंट वाले थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। नाउ नेक्स्ट लॉ की तरफ हम लोग आ जाते हैं, ये है बर्गमैन्स लॉ। बर्गमैन्स लॉ ने क्या बताया था देखते हैं।
ओके। बर्गमैन्स ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये पहली बात तो ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। ओके, इनका नाम है डब्ल्यू बर्गमैन, और इन्होंने ये कहा 1847 में कि जो इंडिविजुअल्स हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उन और ये जो कि कोल्डर क्लाइमेट में रह रहे हैं, वार्म ब्लडेड है बट कोल्डर क्लाइमेट में, ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं, इनमें क्या टेंडेंसी होती है कि बिकम लार्जर। ओके, ये एवरेज से लार्जर हो जाते हैं उन इंडिविजुअल्स की तुलना में जो, या फिर सेम स्पीसीज की तुलना में जो कि गर्म क्लाइमेट में रह रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो लार्जर होती है जो बॉडी, तो लेसर सरफेस एरिया होता है, और जो लेसर सरफेस एरिया होता है ये क्या करता है, ये कंजर्व करता है। ओके, क्या इसको कंजर्व करता है, ये हीट को कंजर्व करता है, या ये जो है बॉडी की जो हीट होती है उसको कंजर्व करके और कूल क्लाइमेट में ये जो है बचाता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे एलेंस लॉ को देख लेते हैं। एलेंस लॉ जो है ये एलन ने इन 1877 में क्या कंक्लूड किया कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं और कूलर क्लाइमेट्स में रहते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि जो इनके एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, लाइक इनके जैसे कि ईयर्स वगैरह जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, तो ये क्या होते हैं, ये स्मॉलर हो जाते हैं, सच एज लेग्स, टेल्स, पिन्ना, ईयर पिन्ना, बीक, टू रिड्यूस हीट लॉस। ओके, लेग्स छोटे हो जाएंगे, टेल छोटी होगी, पीना छोटे होंगे, एंड बीक्स, ओके, ताकि कि हीट का जो है वो लॉस ना हो सके। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ग्लॉगर्स रूल की। तो ग्लॉगर्स रूल में देखते हैं हम, इन्होंने क्या कहा कि ये जो पॉपुलेशन है, किसी भी स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है जो कि वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में है, ओके, और ये मोर हैविली पिगमेंटेड है, ठीक है, पिगमेंटेड मतलब कि इसमें कलर है, पिगमेंटेशन है, दैन किसकी तुलना में, दोज जो कि कूल या फिर ड्राई एरिया में रह रहे हैं, कूल या ड्राई एरिया में रहने वालों की तुलना में जो कि वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं, उनमें जो पिगमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। मास एक्सटिंक्शन जो होता है वो बहुत बार होता है। ओके, अर्थ की हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है मास का एक्सटिंक्शन, आई मीन बहुत ज़्यादा मासेस में बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो मास एक्सटिंक्शन है ये किस वजह से हुआ, ये क्यों हुआ, ये एक रीज़न इसका ये देखा गया कि मे बी कि ये जो है क्रैश हो गया मीटियोर का, कोई कॉमेट आकर के अर्थ से टकरा गया। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ड्रिफ्टिंग हो गई या कोलेसिंग हो गई, कोलेप्स कर गया, लाइक, और जो क्या था, जो कॉन्टिनेंट था उसका बहुत बड़ा पार्ट वो ब्रेक करके जो है वो मूव कर गया, कहीं और चला गया, तो इस वजह से हुआ। तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है पॉपुलेशन में जो किसी पर्टिकुलर एलील को कैरी कर रहे थे, उन्होंने एलील की फ्रिक्वेंसी को डिटरमाइन किया ना। तो जो अब यहाँ पे देखिए, स्पीशीज़ एग्जिबिटिंग अ ग्रेजुअल चेंजेस, जो भी स्पीशीज़ जो है वो ग्रेजुअल चेंजेस एग्जिबिट कर रही है, शो कर रही है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो कर रही है थ्रू आउट द जियोग्राफिकल रेंज, उसको क्या कहते हैं, क्लाइन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल रही होगी, क्लाइन, इसको क्या कहा जाता है, क्लाइन कहा जाता है, उस स्पीशीज़ को क्लाइन कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बायोपोएसिस की। बायोपोएसिस क्या चीज़ है, देखिए बायोपोएसिस क्या है, ये जो है वो फॉर्मेशन होता है लिविंग मैटर का फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, स्पेशली इवोल्यूशन में जो नॉन लिविंग मटेरियल है उससे लिविंग मैटर का जब इवोल्यूशन होता है तो ये बायोपोएसिस कहा जाता है। ओके, अब जो मल्टीप्लिकेटिव स्पेसिएशन होता है इसे क्लैडोजेनेसिस कहा जाता है। अब यहाँ पे एक हम लोग देख लेते हैं, रिप्लेसमेंट जो है किसी भी एक स्पीशीज़ का किसी भी दूसरी स्पीशीज़ से विदाउट एन इंक्रीज, किसी भी इंक्रीज के बिना, कि उसके नंबर में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहा जाता है, ये जो टर्म होता है ये कहा जाता है एनाजेनेसिस। ओके, कि ये एनाजेनेसिस हो रहा है, लाइक अब यहाँ पे देखिए इसको फाइलेटिक स्पेसिएशन भी कहा जाता है। ओके, फाइलेटिक स्पेसिएशन। नाउ अब इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, इयोहिप्पस। इयोहिप्पस जो है ये इयोहिप्पस जो था वो मीजोहिप्पस में इवोल्व हो गया, और जबकि ये खुद एक्सटिंक्ट हो गया, इयोहिप्पस खुद एक्सटिंक्ट हो गया और इस मीजोहिप्पस में इवॉल्व हो गए। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उसकी स्टडी जो है एलील्स की, और एलील्स क्या होते हैं, जीन्स के एलील की बात हम करें किसी पॉपुलेशन में। ओके, तो ये क्या कहा जाता है, ये
ऑफन इसको डीम्स भी कहा जाता है। और जो फोर्सेस होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं चेंजेस को और जो फ्रीक्वेंसीज को किसी पर्टिकुलर एलील की और किसी भी जीनोटाइप्स में पॉपुलेशन में। तो अब यहाँ पे देखिए जो टोटल जेनेटिक स्टॉक होता है पॉपुलेशन का वो क्या कहलाता है, जेनेटिक पूल, सॉरी जीन पूल कहलाता है। ओके, टोटल जेनेटिक स्टॉक जो किसी पॉपुलेशन का है वो जीन पूल कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एडाप्टिव रेडिएशन की बात करेंगे। वो सारे तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, अब यहाँ पे एडाप्टिव रेडिएशन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये एडाप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, क्या प्रोसेस है इसमें, ये जो प्रोसेस होता है एवोल्यूशन का, ठीक है, इसमें क्या होता है जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती है किसी भी गिवन दिए हुए जियोग्राफिकल एरिया में, वो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके और वो क्या होता है लिटरली जो है ये रेडिएट करती है किसी दूसरे एरिया में, अदर एरियाज़ में भी ये फैलती है या रेडिएट करती है। अपनी जियोग्राफी जो है इसकी है, जो हैबिटेट है उसको अलग अलग तरीक़ों, अलग अलग एरियाज़ के हैबिटेट को अपना लेती है, वहाँ चली जाती है। तो ये कहा जाता है कि एडॉप्टिव रेडिएशन है ये। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं श्रेड्स ऑफ एविडेंस ऑफ एडेप्टिव रेडिएशंस। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डार्विन की फिंचेस वो कौन सा क्या शो करती हैं, और उसमें ऑप्शंस 4 दिए रहते हैं, उसमें आपको एडेप्टिव रेडिएशन भी एक आता है, तो उसमें आपको यही टिक करना है। ओके, तो जो डार्विन फिंचेस हैं इनका देखते हैं कि जो डार्विन थे वो गैलापागो आइलैंड गए थे। ओके, तो उन्होंने अपनी जर्नी में इनको देखा था, डार्विन फिंचेस को देखा था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, और बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी इन्होंने ऑब्जर्व की क्रिएचर्स की। तो इनका जो इंटरेस्ट पर्टिकुलर था वो क्या था, बहुत ही ये स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी जिनको बाद में डार्विन फिंचेस कहा गया, उन्होंने इनका ध्यान अट्रैक्ट किया। ओके, इन्होंने क्या देखा कि ये रियलाइज़ किया इन्होंने कि वहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ थी फिंचेस की, और एक ही आइलैंड पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी। ओके, और ये जो सारी वैरायटीज़ थी उन्होंने क्या कहा कि ये आइलैंड पे खुद से इवॉल्व हुई हैं। ओके, और जो इनका ओरिजिनल जो सीड ईटिंग फीचर है, बहुत सारे फॉर्म्स जो है वो क्या हुआ, इनकी बीक का अल्ट्रेशन हो गया, बीक ने अडेप्ट कर लिया उन चीज़ों को, और फिर अपने आप को कैसा बना लिया, जैसे कि इंसेक्टिवोरस बना लिया, इंसेक्ट खाने वाला बना लिया। वेजिटेरियन फिंचेस भी इनको मिली। ओके, जो वेजिटेबल्स या आई मीन प्लांट पार्ट्स खाती थी। तो ये जो प्रोसेस हुआ एवोल्यूशन का डिफरेंट स्पीशीज़ का किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में, ये किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के लिटरली ये जो है रेडिएट कर गया अदर जियोग्राफिकल एरियाज़ में या हैबिटेट्स में, इसको क्या कहा गया, एडेप्टिव रेडिएशन कहा गया। तो जो डार्विन की फिंचेस थी इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, ये बेस्ट एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया इस फिनोमेना का। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स को भी देख लेते हैं जो मार्सूपियल्स हैं। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो जो नंबर ऑफ मार्सूपियल्स थे और हर एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट थे। और ये कैसे था, जो इनका एंसेस्टर था, आई मीन एंसेस्ट्रल स्टॉक जिसको इन्होंने कहा, जो इनके एंसेस्टर्स थे जिससे कि इवॉल्व हुए थे उससे ये डिफरेंट थे। बट जो सारे थे, ऑल जो थे, सारे जो थे वो विद इन एक ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट में ही थे। ये सारे एक ही आइलैंड के थे, लेकिन तब भी इसमें डिफरेंसेस थे। जब मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर हुआ, ठीक है, तो जैसे कि किसी भी एक जियोग्राफिकल एरिया में जो, और अब यहाँ पे क्या है, इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा गया। क्या कहा गया, इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा गया। तो देखिए जो प्लेसेंटल मैमल्स जिनमें प्लेसेंटा होती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन में यहाँ पे एग्जिबिट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो इसने क्या एग्जिबिट किया, एडेप्टिव रेडिएशन। और इसमें 2 वैरायटीज़ थी, एक तो प्लेसेंटल मैमल्स थे जो कि अपीयर हुए थे, और ये बहुत ही सिमिलर थे मार्सूपियल से। ओके, प्लेसेंटल वोल्फ एंड तस्मानियन वोल्फ मार्सूपियल, इन दोनों के नाम आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, ये थे प्लेसेंटल वोल्फ एंड तस्मानियन वोल्फ मार्सूपियल। तो चलिए अब यहाँ पे इनकी बात भी ख़त्म हो गई। नाउ अब यहाँ पे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, तो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में क्या है हमारे पास, देखिए लैमार्क की थ्योरी है। ओके, तो इसको देखते हैं हम लोग। लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या लैमार्किज्म कहलाती है। मेन इनकी जो थ्योरी है वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की है, कि जो भी कैरेक्टर एक्वायर्ड करते हैं वो कैसे इनहेरिट होते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया था। ओके, ना उसके बाद जो डार्विन की थ्योरी है वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, जिसको डार्विनिज्म कहा गया। देन यहाँ पे म्यूटेशनल थ्योरी है, और फिर है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन।
ओके, तो यहाँ पर आपको ये 4 थ्योरीज मिलेंगी। नाउ लैमार्किज्म या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, इनकी बुक के बारे में पता होना चाहिए कि किसमें पब्लिश हुआ था। जो लैमार्क का थ्योरी था वो फिलॉसफी जूलॉजिक में पब्लिश हुआ था। ओके, और जो ईयर था वो 1809 था। और इसको पॉपुलरली क्या कहा गया, द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म कहा गया। और इसको कैसा डिफाइन किया गया कि जो चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर में या फिर फंक्शन में किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो क्या होते हैं, वो लाइफ टाइम में एक्वायर्ड किए जाते हैं। ओके, और क्या किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में वो जो है एक्वायर किए जाते हैं। कैसे एक्वायर किए जाते हैं, जो कि उसकी सराउंडिंग में या जो भी उसके आसपास के वातावरण में जो चेंजेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो उसको एक्वायर कर लेता है। ठीक है, और जो कि और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो एक्वायर्ड हो जाते हैं कैरेक्टर, वो आगे की ऑफस्प्रिंग में या फिर आगे के उनके जो भी है उनके बच्चे होते हैं उसमें वो जो है इनहेरिट भी होते हैं। और इस तरीके से ये एडेड होते रहते हैं। तो कीप ऑन एडिंग अप ओवर पीरियड ऑफ जो टाइम के बीतने से टाइम के साथ साथ ये ऐड भी होते रहते हैं। और ये जो चेंजेस हैं ये क्या करता है, फिर नया स्पीशीज़ को लेकर के आता है, जिससे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब फ्रेंड्स लैमार्क थ्योरी का जो है 4 प्रोपोजिशन था या अजम्पशन था। ठीक है, पहला तो क्या था, इंटरनल वाइटल फोर्स था। तो इंटरनल वाइटल फोर्स में क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके जो पार्ट हैं वो क्या होते हैं, वो अपने साइज़ को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते रहते हैं, क्योंकि इसमें एक इंटरनल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो इस कारण ये जो है इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो एक तो इन्होंने ये कहा कि इंटरनल वाइटल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। दूसरा था कि जो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का जो इन्फ्लुएंस था सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म पे था। तो जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में वो क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म में भी चेंज ला रहा है। और इस चेंज की वजह से क्या हो रही है, उसकी नीड्स भी नई नई आ रही है, आवश्यकताएं नई हो रही हैं। तो जो न्यू नीड है या डिज़ायर है वो नए स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर रही है। और जो है ये जो स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर रही है, तो अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म की जो हैबिट्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। तो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स तो बहुत फेमस है ही। तो इसमें क्या है, जिस ऑर्गन को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और जब इसको नहीं यूज़ करते हैं तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है या डिजनरेट होने लगता है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में देख लेते हैं, जो ऐसा मॉडिफिकेशन जो कि विच आर एक्वायर्ड और लाइफ टाइम में जो है जो एक्वायर किया जाता है और किसी भी इंडिविजुअल में वो क्या होता है, उसकी ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है। इट मीन्स कि ये जो होता है ये चेंजेस क्यूमुलेटिव होते हैं टाइम पीरियड के साथ साथ। ओके, क्यूमुलेटिव जो होते हैं चेंजेस, तो ये बताया उन्होंने। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है श्रेड्स ऑफ एविडेंस इन फेवर ऑफ लैमार्किज्म के फेवर में देख लेते हैं। ओके, तो लैमार्क ने एग्जाम्पल क्या क्या दिया था, जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। और उन्होंने क्या कहा था कि जो जिराफ होते हैं वो क्या करते हैं, फोरेज लीव्स को खाने के लिए कोशिश करते हैं सारी ट्रीज़ पे। ओके, उसके बाद फिर जो है क्या हुआ कि जैसे कि ये जो जिराफ थे वो जो है ग्रासलैंड में जाते थे, वहाँ पे लोअर साइड की जो लीव्स होती थी, नीचे की पत्तियाँ थी वो खा गए। उसके बाद धीरे धीरे वो ख़त्म होती गई। फिर क्या हुआ कि ऊपर की पत्तियाँ बची, तो उन्होंने अपने जो है नेक को ऊपर लंबा करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने ये बताया इनके अकॉर्डिंग, मतलब कि उसके बाद जिराफ की नेक कितनी लंबी हो गई। ओके, इलॉन्गेशंस हो गया उनकी नेक का। और जैसे जैसे कि वो पास होता गया, फिर आगे टाइम बीतता गया, फिर ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर बन गया और इनका जो नेक था वो इलॉन्गेटेड हो गया। उसके बाद ये जनरेशन टू जनरेशन पास भी होता गया धीरे धीरे कई सालों में। और उसके बाद अब जो जिराफ होने लगे वो लॉन्ग नेक के साथ होने लगे। ओके, और बल्कि लेकिन ये जो उन्होंने बताया था इस पर किसी ने बिलीव नहीं किया। तो ऑगस्ट वीजमान थे। ठीक है, अब ऑगस्ट वीजमान जो आए 1834 1914, ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये इनका बहुत बड़ा अपोज किया, यानी कि इनके मेन जो अपोजर थे वो वही थे ऑगस्ट वीजमान। और इन्होंने क्या किया, जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर थी इसको अपोज किया। और इन्होंने बहुत अच्छी एक थ्योरी रखी जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो वीजमान ने जो है कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की थ्योरी दी। और इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, वीजमान ने क्या बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो जर्म सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, और सिर्फ वही
इनहेरिट हो सकते हैं जो जर्म सेल को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के जो कैरेक्टर है वही इनहेरिट हो सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म है और ये जो क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्म है जर्म सेल का, ओके, इसको कहा गया है। बट ये जो सोमैटोप्लाज्म है, जो जर्म सेल का प्रोटोप्लाज्म है, वो ट्रांसमिट नहीं होता है, ओके। तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता है, इसलिए वो कोई भी कैरेक्टर्स को कैरी नहीं करता है और नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है, ओके। तो ये जर्म सेल्स का तो करता है, लेकिन जो है जो सोमैटोप्लाज्म होता है वो नहीं कैरी करता है, वो आगे नहीं जाता है, ये इन्होंने कहा। और इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। इन्होंने जो टेल थी माइस की, चूहों की जो टेल थी, पूंछ थी, उसको काट दिया और इन्होंने लगभग 22 जनरेशन्स तक उसकी पूंछों को काटा, ओके। उसके बाद इवन जो 22nd जनरेशन था उसमें भी टेल था और उतना ही टेल था, लंबा टेल था जितना कि उनके पेरेंट चूहे में था, माँ बाप में जो था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड वाला आ गया, क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म। अब क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिसिज्म में देख लेते हैं। ये क्रिटिसिज्म भी पता होना चाहिए, सपोर्ट भी पता होना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आप रिटन एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी भी पड़ती हैं, ओके। पूरा क्वेश्चन पेपर में आपको रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। चलिए, अब यहाँ पे लैमार्क थ्योरी जो थे उन्होंने क्या किया, वो बहुत ही ज़्यादा उनको सीवियर क्रिटिसिज्म हुआ और दो साइंटिस्ट थे, क्यूवियर एंड विज़मान, ओके। क्यूवियर विज़मान ये जो है इनके ग्रेट क्रिटिक्स थे लैमार्क के। और फिर आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे। अब इन्होंने कहा था कि ये जो है टेंडेंसी होती है कि इंक्रीज़ करते हैं साइज़ में, एनिमल्स जो होते हैं अपने साइज़ में इंक्रीज़ करते हैं, इसको बहुत सारे फॉर्म्स में शो किया गया, लेकिन जो है फिर आगे क्या हुआ कि साइज़ में रिडक्शन ही पाया गया, ओके। जैसे कि ट्रीज़ थे वो प्रिमिटिव ट्रीज़ थे, उसके बाद लार्ज हुए साइज़ में, वाइल जो श्रब्स थे, हर्ब्स थे, ग्रासेस थे, वो स्मॉलर ही रहे, वो आगे जा कर के एवोल्यूशन में बड़े नहीं हुए, ओके। और जो न्यू ऑर्गन्स थे वो डेवलप होते हैं रिस्पॉन्स टू न्यू नीड, ये वाला इन्होंने जो कहा था कि तो इस हिसाब से तो मैन को तो अपने में पंख को उगा लेना चाहिए, उनके पास पंख अब तक डेवलप हो चुके होते क्योंकि उनको भी उड़ने की नीड आ जाती। अब यहाँ पे चेंजेस जो एक्वायर किए गए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म वो कभी भी हेरिट नहीं हो सकते उसके एकदम। जैसे कि जो मैन है वो अपने अगर किसी भी मान लीजिए अपने हाथ को या अपने पैर को किसी भी लड़ाई में, वॉर में अगर वो खो देता है, तो ऐसा तो नहीं कि उसके बच्चे भी जो है हाथ कटे या पैर कटे पैदा होते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब यहाँ पे देखते हैं मेंडल ने भी, इवन जो मेंडल्स जो लॉ थे उन्होंने भी जो अपने इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे मेंडल्स ने, उन्होंने भी लैमार्क की थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। अब देखिए, अब न्यू लैमार्किज्म आया। न्यू लैमार्किज्म में देख लेते हैं, अब कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने सपोर्ट भी किया, मॉडिफाई करके सपोर्ट किया, जिसको कि न्यू लैमार्किज्म कह दिया गया। तो आपको उनके सपोर्टर पता होने चाहिए। न्यू लैमार्किज्म में हैं कौन कौन, तो इनके नाम पता होने चाहिए। स्पेंसर्स हैं, कोप हैं, रिचार्ड है, वेल्स, लॉरेंस, गैडो, ओके, मैकडूगल, ये सारे हैं, ओके। तो इन्होंने कहा कि सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स तो इनहेरिट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो हो सकते हैं, इन्होंने ये कहा। और इन्होंने लैमार्क की थ्योरी को मॉडिफाई किया, ओके। और इन्होंने ये भी बताया कि जो इन्वायरमेंट है वो ऑर्गेनिज्म पे इन्फ्लुएंस डालता है, प्रभाव डालता है, और हेरिडिटरी में वो चेंज भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब कुछ सपोर्ट में जो एग्जाम्पल थे उसको देख लेते हैं। तो जो वाइट माइस थे वो क्या हुआ था, उनको पाला गया था, हाई टेम्परेचर पे रियर किया गया था 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इनमें जो है जो बॉडी थी वो लॉन्गर बॉडी थी, लॉन्ग टेल थी, लॉन्ग हैंड लिम्स थे। और जो कैरेक्टर्स थे वो ट्रांसमिट हुए थे दूसरी जनरेशन में, जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफ़र भी हो रहे थे, ओके। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है इसका, एक पोटैटो का भी एग्जाम्पल है, पोटैटो बीटर्स का भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। चलिए, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डार्विन आ गए, तो डार्विन का देख लेते हैं, ओके। डार्विन का भी देख लेते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए डार्विन में क्या है, इन्होंने क्या बताया, डार्विनिज्म और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन ये बताया, या फिर इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। और ये जो ऑथर थे किसके थे, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऑथर थे। और इन्होंने जो है इनका जो
जन्म हुआ था, ये कब पैदा हुए थे, 12 फरवरी 1809 में पैदा हुए थे। ओके, तो डार्विन को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि इन्होंने जो है HMS बीगल जो था उससे यात्रा की थी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और उनकी जो वॉयज थी वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन की, ठीक है, वो ब्रिटिश एडमिरल्टी ने प्लान की थी। और अपनी वॉयज इस यात्रा के दौरान डार्विन ने बहुत सारे फ्लोरा फौना को सबको नोटिस किया, बहुत सारे आइलैंड को भी किया। ओके, न्यूमरस लिविंग और फॉसिल्स स्पेसिमेंट्स को भी इन्होंने कलेक्ट किया था। तो अब यहाँ पे देखिए 1838 में डार्विन ने एक एसे पढ़ा था, इसके बारे में भी एग्जाम पूछा चुका है कि ये जो किससे जो है इन्फ्लुएंस हुए थे, अभी लेटेस्ट में पूछा गया है। और जो है इनको किसका लेख प्राप्त हुआ था, किसका एसे मिला था, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो जो डार्विन थे उन्होंने एक एसे को रीड किया गया था, जो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और ये एसे किसने लिखा था, ये लिखा था आर माल्थस ने, 1798 में इनको मिला था। और इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन ये किया था कि जो रेट है रिप्रोडक्शन का, वो किसी भी एनिमल पॉपुलेशन का, वो इंक्रीज़ होता रहता है, मैनी टाइम्स इंक्रीज़ होता है, मोर रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से रिपीट होता है अगर उसको फूड सप्लाई अच्छी अवेलेबल होती है तो। ठीक है, यानी कि अगर फूड सप्लाई नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म खाएगा पिएगा नहीं, डल हो जाएगा, तो जो है वो पॉपुलेशन उसकी नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अगर फूड सप्लाई अच्छी है तो उसकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ करती है। तो जो फूड सप्लाई इंक्रीज़ करने का जो रेशियो था वो अरिथमेटिक था, लेकिन जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही थी वो ज्योमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज़ कर रही थी। तो अब यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन किए और फिर इन्होंने क्या किया कि डार्विन ने फिर इसको एक फ्रेम किया, उसको थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनाई, रीजनेबल थ्योरी बनाई। नाउ अब जो डार्विन थे ये क्या थे, अपने जिन्होंने जो भी इन्होंने अपनी वॉयज में फाइंडिंग्स की थी उसको ये सब उसको शेप दे रहे थे, इसको कलेक्ट करके एक अच्छा बुक के फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जो है एक मैन्युस्क्रिप्ट रिसीव किया। ओके, एक मैन्युस्क्रिप्ट लेख जो था वो रिसीव किया, वो क्या था, ऑन द टेंडेंसीज ऑफ वेरिएशन टू डिपार्ट इनडिफिनिटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप। और ये किसने दिया था, ये दिया था अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने। ओके, ये इनको मिला। ओके, तो ये क्या था कि टेंडेंसीज ऑफ वेरिएशन, ऑन द टेंडेंसीज ऑफ वेरिएशंस, ओके, टू डिपार्ट करने की जो टेंडेंसी है इनडिफिनेटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप से जो डिपार्ट करने की जो इनडिफिनेटली जो है टेंडेंसीज है उनके बारे में बताया। अब यहाँ पे जो वॉलेस थे उन्होंने क्या किया, मैन्युस्क्रिप्ट को जो है वॉलेस ने जो सेंड किया, अब फिर उसके बाद क्रिटिकल रिव्यू के लिए गया, देन ये सारी जो चीज़ें हुई। फिर आगे देखते हैं, फिर जो डार्विन ने पब्लिश किया अपने ऑब्जर्वेशन को, कंक्लूजन को, इन सब को मिला करके जो उनको मिला उसके बेसिस पे, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कहलाया। ठीक है, फिर उसके बाद डार्विन जो है उनकी डेथ हो गई। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, अब यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन या फिर जो मेन फीचर्स थे थ्योरी के वो हैं कि ओवर प्रोडक्शन या फिर इनॉर्मस फर्टिलिटी, जो लिविंग बींग्स हैं वो इनकी इन्नेट एबिलिटी होती है, जन्मजात एबिलिटी होती है कि ये क्या करते हैं, ये अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द रेस, कि अपनी जो रेस है, अपनी जो जाति जो भी इनका है उसको बढ़ा सके, तो इसीलिए क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपनी जैसी प्रोजेनी को। और इसको ऑब्जर्व किया गया कि जो मोर इंडिविजुअल्स हैं, हर एक प्रकार के जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं, वो पॉसिबली इस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके कोई ना कोई जनरेशन का कोई ना कोई बचा रहता है तो वो इस तरीके से सर्वाइव करते हैं। ओके, रिगार्डलेस ऑफ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीशीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ, ये भी है इनका। तो डार्विन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं ज्योमेट्रिक रेशियो में, जबकि जो किसके लिए स्पेस और जो फूड होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन होता है, क्योंकि जब फूड भी उतना ही है, स्पेस भी उतना ही है, बट जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है, कंपटीशन हो जाता है। फिर जैसे कि होता क्या है, जॉब्स लिमिटेड होती हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट लाखों में होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि तो जो कंपटीशन जीत जाता है उसको जॉब मिल जाती है, या फिर वो अपना जो भी उसको काम करना होता है उसे मिल जाता है। अब यहाँ पे 3/4 फोल्ड स्ट्रगल हो जाता है टू इंश्योर लिविंग, टू ऑब्टेन अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड एंड सुटेबल लैंड, तो हर चीज़ के लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वेरिएशन एंड हेरिडिटरी है, तो यहाँ पे वेरिएशन एंड हेरिडिटी भी देख लेते हैं।
वेरिएशन एंड हेरिडिटी में क्या है कि ये जो है कंपटीशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, ओके। और फिर ये क्या करता है, ये कंपेल करता है उनको कि उनके अंदर कुछ चेंजेस आएँ उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ताकि और ये उस चेंजेस को यूटिलाइज कर सकें और नेचुरल सोर्सेज जो है उनके अकॉर्डिंग वो उसको यूज़ कर सकें और जो है फिर सर्वाइव कर लें सक्सेसफुली, ओके। अब देखिए जो प्रोजेनी होती है सेम पेरेंट्स की, वो एग्जैक्टली वैसी ही नहीं होती है, ठीक है। आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक इन ऑल, सारे रिस्पेक्ट्स में हर एक चीज़ में वैसी नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ रिस्पेक्ट्स में होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये जो डिफरेंसेस होते हैं जिसमें कि वो उनके ऐसी नहीं होती है, तो वो वेरिएशंस कहलाते हैं, ओके। जो वेरिएशंस होते हैं वो पेरेंट जनरेशन में और जो कंटिन्यू होते हैं हेरिटेबल हो वेरिएशंस होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एक रॉ मटेरियल बनाते हैं एवोल्यूशन का, और जो कि हेल्पफुल होता है आगे जा कर के, जो है अडॉप्टेशन में हेल्पफुल होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अडॉप्टेशन में ये हेल्पफुल हो पाता है और नेक्स्ट जनरेशन में ये पास ऑन हो जाता है। देन यहाँ पर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर नेचुरल सिलेक्शन। फिर अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, भाई एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए स्ट्रगल करना है, कॉम्पिटिशन करना है, तो केवल वही इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकते हैं ये जो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वो प्रूव करते हैं और बहुत हार्डशिप करते हैं, ओके। और इन्वायरमेंट की जो कंडीशन होती हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसको क्या कहा गया, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन कहा गया और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसके द्वारा कहा गया, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने कहा था, बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, ठीक है। उसके बाद फिर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में यहाँ पे क्या है कि डार्विन ने जो है कुछ कंक्लूजन्स बनाए, उन्होंने उनके द्वारा कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए और उसको फिर समराइज़ किया, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन उनकी बुक थी, और उन्होंने क्या किया, उसके रिजल्ट में जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, वेरिएबिलिटी है और इनहेरिटेबल ये इनहेरिटेंस है, ये क्या होता है, ये सक्सेसिव आगे की जनरेशन में पास ऑन होता रहता है और फिर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो बेटरली अडॉप्ट किया जाता है। ये जो अडॉप्टेशंस होते हैं वो प्रिजर्व होते हैं और इनको इकट्ठा कर लिया जाता है, एक्यूमुलेट कर लिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल में, और ये किसी भी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल में, और फिर उसके बाद ओरिजिन हो जाता है न्यू स्पीशीज़ का, ओके। तो ओल्ड स्पीशीज़ से न्यू स्पीशीज़ बन जाती है। जो इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता रहता है और ये क्या करता है, ये फर्दर जो है फिर चेंजेस को लीड करता है। उसके बाद न्यू अडाप्टेशंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे जो नेचुरल सिलेक्शन था वो कंटिन्यू होता रहता है और जो एवोल्यूशन होता है उस वो आगे होता रहता है, नए नए कैरेक्टर्स भी आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के एक ग्रुप के वेरिएशंस के, वो जो है अडॉप्ट कर जाते हैं टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सेट्स ऑफ वेरिएशंस होते हैं वो भी अडॉप्ट कर जाते हैं डिफरेंट वेज में। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, जो दो या फिर दो से ज़्यादा स्पीशीज़ होती है वो सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ से इवॉल्व कर जाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एविडेंसेस हैं डार्विन के सपोर्ट में, ओके। तो इसको मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी और तब तक के लिए आप प्लीज़ यहाँ पे बने रहिएगा, ओके। और लेक्चर को जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।